हे फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेसोटेरोडीन फ्यूमरेट टैबलेट के बारे में। तो ये दवा आखिर फेसोटेरोडीन फ्यूमरेट किस काम में आती है, इसका क्या उपयोग है, कैसे काम करती है, इससे जुड़ी क्या समस्या, क्या फ़ायदे, इन सभी तमाम चीज़ों के बारे में आज हम अपने इस एक वीडियो में बातें करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप सिर्फ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो आपको जानना है कि ये दवा एक्चुअली में किस चीज़ के लिए है। तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो दवा है ये 8 mg के एक टैबलेट के फॉर्म में आती है। प्रोलॉन्ग रिलीज़ टैबलेट है। प्रोलॉन्ग रिलीज़ मतलब धीरे धीरे रिलीज़ हो करके अपना काम बंद करेगी ये। अब देखिए, इसमें इसका जो मेन कंटेंट होता है उसमें फेसोटेरिडीन जो होता है वो 6.2 mg अकेला फेसोटेरिडीन होता है, और कुछ एक्सीपिएंट्स होते हैं जो मैं आगे बताऊंगी। फ्रक्टोज का अमाउंट होता है 72 mg के अराउंड, और 55.4 mg इसमें लैक्टोज की मात्रा होती है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात तो लोग आपके दिमाग में ये चल रही होगी कि ये दवा का इस्तेमाल क्या है। तो मैं आपको बताऊं, ये एक यूरिन एंटी स्पाज्मोडिक है। मार्केट में टोवियाज नाम से मिलती है। मार्केट में आपको ये टोवियाज के नाम से मिलेगी। यूरिनरी एंटी स्पाज्मोडिक मतलब कि मसल्स की जो ऐंठन हो रही है, जो तकलीफ़ हो रही है यूरिन पास करने के दौरान, उसको ये ठीक करता है। ये हाल ही में लॉन्च हुई नई दवा है, अभी मार्केट में कुछ ही साल हुए होंगे इसको आए हुए। अब देखिए, मैं आपको बताऊं ये किस कलर की होती है। ये डार्क ब्लू कलर की होती है, थोड़ा सा एलिप्टिकल शेप में होती है, मतलब ना ज़्यादा गोला ना ज़्यादा चौड़ा, और इसके ऊपर F8 लिखा हुआ होता है, ठीक है। और ये किस काम में आती है? ओवर एक्टिव ब्लैडर सिंड्रोम को ठीक करने के लिए, मतलब कि जिन लोगों को ब्लैडर में प्रॉब्लम है, यानी कि यूरिन को रिटेंशन नहीं हो पाता, यूरिन लंबे समय तक रोक नहीं पाते हैं, जल्दी जल्दी यूरिन निकल जाती है, या फिर यूरिन पास करने के दौरान किसी प्रकार का पेन होता है, तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए ये मेडिसिन अवेलेबल है मार्केट में। एक बड़ी बात यह है कि ये जो 18 वर्ष से अगर बच्चे कम उम्र के हैं तो उनको ये दवा नहीं देनी है। अब देखिए, ये तो आपको पता चली ये किस क्लास की दवा है, क्या यूज़ है इसका। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं मैं वो भी आपको बताऊंगी। जैसे कि हमारे इस चैनल का उद्देश्य सिर्फ आपको ये नहीं बताना कि दवा किस काम, बल्कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगी। देखिए, अब इसमें इंग्रेडिएंट्स फ्रक्टोज है, लैक्टोज मोनोहाइड्रेट है। इसका मतलब कि जो लोग फ्रक्टोज या लैक्टोज के लिए टॉलरेंस हैं वो नहीं बर्दाश्त कर सकते, लैक्टोज टॉलरेंट हैं, तो उन्हें ये दवा नहीं लेनी है, ठीक है। पहले उनकी हिस्ट्री से ये चीज़ें पता चलती है पेशेंट की। फिर इसमें माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज, ग्लिसराइल, डाइबेनहाइड्रेट, टैल्क और हाइप्रोमेलोज के 100 m प्रीमियम और हाइपरमेलोज के 4 m टाइप 220B। अब देखिए, कुछ नया ये सुनने में आ रहा है हाइपरमेलोज। ये हाइपरमेलोज क्या करता है? ये हाइपरमेलोज, जैसे कि आपको बताया, ये प्रोलॉन्ग रिलीज टैबलेट है, धीरे धीरे रिलीज़ होगी और काम करेगी। तो ये जो प्रोलॉन्ग रिलीज़ की इसकी जो प्रॉपर्टी है, ये किससे आएगी? ये हाइपरमेलोज से आएगी, ठीक। इसमें कोटिंग के लिए जो मटेरियल यूज़ हो रहा है वो है पॉलीविनाइल अल्कोहल, टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो कि कलरिंग एजेंट है, मैक्रोगॉल और इंडिगो कार्बाइन, एल्यूमिनियम लेक और टैल्क। इसमें ये सारे कॉम्पोजिशन है, जिसमें जो इसका मेन कॉम्पोजिशन अकेला 6.2 mg जो होता है वो है फेसोटेरोडीन का होता है। अब जो इम्पोर्टेंट बात जाननी है आपने कि ये दवा आखिर काम कैसे करती है, इसका मैकेनिज़्म क्या है। दोस्तों, आगे बताने से पहले आपको याद दिला देती हूँ, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करूं तो कॉम्पिटिटिव स्पेसिफिक मस्करानिक एंटागोनिस्ट मैंने लिखा है। ये मस्करानिक एंटागोनिस्ट क्या होता है? देखिए दोस्तों, एक मस्करानिक मसल्स जो होती हैं ये ऐसी मसल्स होती हैं जो यूरिन पास करते समय जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है वो इसी रिसेप्टर्स के थ्रू होता है, मस्करानिक रिसेप्टर्स के थ्रू। तो ये दवा क्या करती है? मस्करानिक रिसेप्टर को एंटागोनाइज करती है, क्योंकि अगर यूरिन रिटेंशन नहीं हो पा रहा है, यूरिन जल्दी जल्दी पास हो रहा है, तो इसका मतलब है कि मसल जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? रिसेप्टर को एंटागोनाइज करेंगे, यानी कि रिसेप्टर के इफेक्ट को रोकेंगे। ठीक, अब देखिए ये दवा जैसे हमने ली, ओरली ली हमने पानी से, तो ये काम कैसे करती है, क्या होता है शरीर में इसके साथ? देखिए फेसोटेरोडीन गई, फिर ये क्या हुआ? प्लाज्मा एस्टरेज एंजाइम से इसका हाइड्रोलिसिस होगा, और जब ये हाइड्रोलिसिस होगा तो ये फेसोटेरोडीन कन्वर्ट होगा 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल डेरिवेटिव में। किसमें? 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल डेरिवेटिव में कन्वर्ट होगा, जो कि अब इसके बाद आप थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल में कन्वर्ट होगा जैसे ही, फिर ये लीवर में पहुँचेगा। फिर लीवर में जाने के बाद वहाँ 2 एंजाइम है, साइटोक्रोम 3A4 और साइटोक्रोम 2D6। तो ये दोनों एंजाइम फर्दर इसको मेटाबोलाइज करेंगे कार्बोक्सी एंड डेस आइसोप्रोपाइल में, और एंड डेस आइसोप्रोपाइल मेटाबोलाइट्स में इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये 2 मेटाबोलाइट्स फॉर्म में ये कन्वर्ट होगा, जबकि इसका जो एक्टिव मेटाबोलाइट है वो 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल डेरिवेटिव है। ठीक है, जो एक्टिवली वर्क करता है। अब देखिए इसका मैंने आपको पहले ही बताया 4 mg और 8 mg 2 टैबलेट्स के फॉर्म में, जिसका मैक्सिमम जो डोज जा सकते हैं वो 8 mg इन अ डे है। ठीक है, अब देखिए मैं एब्जॉर्प्शन की बात करूं, देखिए चूँकि ये हाइड्रोलाइज्ड हो रही है, आप देख ही रहे हैं हाइड्रोलाइज्ड हो रही है, तो इसका लेवल प्लाज्मा में जल्दी डिटेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये तुरंत गई, तुरंत इसका हाइड्रोलिसिस हो गया। हाइड्रोलिसिस होने के बाद इसका एक लंबा पोर्शन प्रोटीन से जाके बाइंड हो जाता है। तो जब ये प्रोटीन से जाके बाइंड हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा कि ये हमारा जो प्लाज्मा में इसका कॉन्सेंट्रेशन जल्दी नहीं मिलेगा। इसका कॉन्सेंट्रेशन प्लाज्मा में 52% ही अवेलेबिलिटी है इसकी। अब आइए डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें दोस्तों, तो देखिए जो साइट ऑफ एक्शन पे जो दवा अवेलेबल होती है वो दवा होती है जो प्रोटीन से बाइंड करती है। तो इस दवा के केस में केवल 50% जो ड्रग है वो एल्ब्यूमिन से जाके बाइंड होती है। ठीक है, अब इसके एलिमिनेशन, अब भाई हमने लिया दवा, एब्जॉर्ब हुई, फिर डिस्ट्रीब्यूट हुई, अब वो क्या होगी? मेटाबोलाइज्ड होगी। फिर मेटाबॉलिज्म मैंने आपको बताया कैसे मेटाबोलाइज होगा। ये इसका जो एक्टिव मेटाबोलाइट ये फर्दर लीवर में पहुंचा, लीवर में पहुंचने के बाद 2 एंजाइम साइटोक्रोम 2D6 और साइटोक्रोम 3A4, इन्होंने इसको मेटाबोलाइज्ड किया कार्बोक्सी एंड डेस आइसोप्रोपाइल में और एंड डेस आइसोप्रोपाइल मेटाबोलाइट में। ठीक है, अब मेटाबोलाइजेशन भी हो गया, अब अल्टीमेटली एक्सक्रीशन होगा। एक्सक्रीशन बॉडी से बाहर कैसे? इसका 70% जो एक्सक्रीशन है वो यूरिन में, इसका एक्टिव मेटाबोलाइट फॉर्म 70% तक यूरिन में इसको पाया जा सकता है, एक्सक्रीट होता है, जिसमें से 16% अकेले ये N-हाइड्रोक्सी 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल डेरिवेटिव को पाया जाता है। ठीक है, मैंने आपको इसका मैकेनिज्म बताया, क्या इसमें प्रेजेंट है बताया, किन के लिए उपयोगी है, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं देना है। अब देखिए मैं इसके थोड़े से, अब आपको दवा है, इफ़ेक्ट है, साइड इफ़ेक्ट भी होगा भाई, इफ़ेक्ट तो दे रहा है, एंटी स्पाज्मोडिक इफ़ेक्ट दे रहा है एंटी मस्करेनिक इफ़ेक्ट के थ्रू, लेकिन अब इसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं। अब मैं साइड इफ़ेक्ट पे आ जाती हूँ। तो देखिए अगर मैं इसकी साइड इफ़ेक्ट्स की बात करूँ तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स को मैंने यहाँ पे 3 कैटेगरी में लिखा हुआ है। तो 3 कैटेगरी, कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स, अनकॉमन एंड रेयर। कॉमन मतलब जो सब में देखने को लगभग मिल सकती है, अनकॉमन जो किसी में, और रेयर बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलेगी। तो क्या है कॉमन, क्या अनकॉमन और क्या रेयर साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इस पे बातें कर लेते हैं। देखिए कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स बताने से पहले एक बार फिर से आपके दिमाग में डाल देती हूँ, यूट्यूब पे हमारा एक और चैनल है 10 डायरेक्शन न्यूज़ के नाम से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में हमेशा शेयर कर रही हूँ। आप प्लीज़ उस लिंक को विज़िट कीजिए, हमारे उस चैनल पे भी हमें सपोर्ट कीजिएगा। अब देखिए कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स, ड्राई आई,
ड्राई आई भाई देखिए एंटी मस्करेनिक इफेक्ट दे रहा है, तो ये जो इसके एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स होंगे यानी कि ड्राइनेस ऑफ माउथ, मुंह का सूखना, आँखों का सूखना, जो कि ट्रीट होगा, मैं आगे बताऊंगी कैसे इसको ट्रीट करना है। तो जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो है ड्राई आई यानी कि आंखें सूख सकती हैं, इंसोम्निया हो सकता है, पेशेंट को हो सकता है नींद ना आए, आंखें सूख जाएंगी तो, फिर डिजीनेस लग सकता है, आलस आ सकता है, सिर दर्द हो सकता है, नौसिया यानी उल्टी जैसी कंडीशन हो सकती है पेशेंट के साथ, पेशेंट को दर्द हो सकता है, डायरिया हो सकता है और एब्डोमिनल पेन हो सकता है। ये कुछ इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है, जो मोस्टली लगभग पेशेंट्स में देखने को आपको मिलेंगे। अब मैं अनकॉमन साइड इफ़ेक्ट्स पे आ जाती हूँ। देखिए अनकॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में अगर मैं देखने जाऊँ तो यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, ठीक है। यूटीआई में इन्फेक्शन हो सकता है यूरिनरी ट्रैक्ट में, विजन कमज़ोर हो सकती है, धुंधलापन छा सकता है आँखों के सामने, वर्टिगो चक्कर हर समय, पसीना हमेशा हो सकता है, खांसी आ सकती है, नोज़ ड्राई हो सकता है जो कि फर्दर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को आगे बढ़ावा देगा, नोज़ ड्राई हो सकती है, रैशेज़ आ सकते हैं, ईचिंग हो सकती है, प्रोराइटिस यानी ईचिंग हो सकती है, यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है कि यूरिन रिटेंट ना करे, रुके ना, या फिर लंबे समय तक रुक गया, अगर लंबे समय तक रुका तो यूटीआई होने के चांसेस है। साइड इफ़ेक्ट तो यही है ना भाई, इफ़ेक्ट के अलावा कुछ दे दिया, तो यूरिन अगर एक जगह पर रुक गया लंबे समय तक तो इन्फेक्शन होने के चांसेस। फिर फटीग हो सकता है और लीवर का जो एएलटी एलेनिन ट्रांसअमाइनेज लेवल है वो भी बढ़ सकता है। तो ये इसके अनकॉमन साइड, अगर ये अनकॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में से एक भी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं पेशेंट में तो दवा तुरंत स्टॉप कर देनी होती है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं रेयर साइड इफ़ेक्ट्स में देखते हैं कन्फ्यूजन हो सकता है पेशेंट को, ठीक है, कन्फ्यूजन हो सकता है। और एक साइड इफ़ेक्ट्स मैंने लिखा है एंजियोएडिमा। एंजियोएडिमा क्या होता है, देखा होगा आपने, पेशेंट के स्किन के नीचे पानी इकट्ठा होने लगती है जिसकी वजह से सब जगह स्वेलिंग हो जाती है। तो ये वाली स्थिति जैसे ही देखने को मिलती है तुरंत दवा बंद कर दी जाती है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में। उससे पहले मैं इंटरेक्शन आपको बताऊँगी। अब इंटरेक्शन मतलब किस दवा के संग इस दवा को एक्चुअली में नहीं लेना है, तो कैसे कि एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हैं या फिर न्यूरोलेप्टिक्स पहले से ही खा रहे हैं, न्यूरो से संबंधित समस्याएं पहले ही हैं, तो उस कंडीशन में इस दवा को नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि ड्राइनेस ऑफ माउथ हो सकता है, यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है जो आगे चल के यूटीआई को जन्म दे देगा, ठीक है। और तो और क्या करता है कि ये जो दवा है फेसोटेरोडीन, भाई आपको पता है ये मस्करेनिक रिसेप्टर्स को एंटागोनाइज कर रही है, और मस्करेनिक रिसेप्टर ही हैं जो क्या कर रहे हैं, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे हैं। तो ये दवा क्या कर सकती है कि अगर कोई ऐसी दवा है जो जीआई मोटिलिटी को बढ़ाने के लिए दी गई है, जैसे कि मेटोक्लोपेरामाइड, ये दवा क्या करती है, जीआई मोटिलिटी को बढ़ाती है, जिसकी वजह से जिन पेशेंट का स्टूल्स पास होने में कॉन्स्टिपेशन वगैरह की समस्या होती है उसमें इसको दिया जाता है। तो क्या होता है कि अगर जीआई मोटिलिटी है यानी कि रिफ्लक्स हो रहा है, तो इस कंडीशन में अगर इस दवा को दे दिया गया पेशेंट को, जैसे सपोज उसे ये दवा भी दी जा रही है, मेटोक्लोपेरामाइड और फेसोपेरामाइड भी दी जा रही है, तो फेसोटेरोडीन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में ये जो मोटिलिटी वाली दवा है इसका इफेक्ट कम हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होने की भारी संभावना, रिफ्लक्स होने की भारी संभावना हो सकती है, तो एक दवा काम नहीं करेगी। तो इस कंडीशन में अगर पेशेंट को पहले ही एग्जामिन करना है कि कहीं आपको जीआई मोटिलिटी की कोई दवा, मेटोक्लोप्रामाइड या फिर किसी तरह कॉन्स्टिपेशन वाली दवा या फिर कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं दी जा रही हैं, तो ये दवा नहीं देनी है, ठीक है, पेशेंट को स्टॉप करना है। फिर दूसरी बात मैं बता दूं, प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग या फिर ड्राइविंग, ये मेन कंसर्न है कि अगर फीमेल प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीडिंग है या मान लीजिए किसी को ये दवा खा के ड्राइविंग करने जानी है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ड्राइविंग करना इज़ नॉट सेफ़ आफ्टर द कंजम्पशन ऑफ दिस ड्रग, क्योंकि इस दवा में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है,
थोड़ा सा कन्फ्यूजन मैंने आपको यहाँ पर बताया है ना, कन्फ्यूजन होता है इसको खाने के बाद। तो ड्राइविंग ऐसी चीज़ है, कंसंट्रेशन रिक्वायरमेंट है, तो नहीं लेना है। दूसरी चीज़, प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड दोस्तों इसके कुछ खास डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग एक ऐसा स्टेज होता है जिसमें इट इज़ रिकमेंडेड कि आप डॉक्टर से सलाह ले करके ही दवा को लें। फिर अब मैं आती हूँ कॉन्ट्रा इंडिकेशन के पास, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब कौन सी सिचुएशन में इस दवा को देना ही नहीं है पेशेंट ने, ठीक है। आइए बात करें। पेशेंट को अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ठीक है, पहले से। दूसरा, अगर पेशेंट पहले से ही साइटोक्रोम 3A4 इनिबिटर्स को ले रहा है, तो साइटोक्रोम 3A4 इनिबिटर्स क्यों दिए जा रहे हैं पेशेंट को? क्योंकि कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो कि साइटोक्रोम 3A4 इनिबिटर्स अगर पेशेंट को दे देंगे तो वो दवा लंबे समय तक पेशेंट की प्लाज्मा लेवल मेंटेन रहेगा और जल्दी से मेटाबोलाइज नहीं होगा और एक्सक्रीट नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर पेशेंट को साइटोक्रोम 3A4 इनिबिटर दिया जा रहा है तो इस दवा को नहीं देना है, ठीक है। फिर हाइपर सेंसिटिविटी टू इंग्रेडिएंट्स, मैंने पहले ही बताया, लैक्टोज या फ्रक्टोज किसी भी तरह के इंग्रेडिएंट से अगर उसे हाइपर सेंसिटिविटी है तो उन्हें ये दवा नहीं देनी है। अगर पेशेंट को पहले से ही यूरिनरी रिटेंशन की समस्या है या फिर गैस की संबंधित गैस्ट्रिक रिटेंशन की समस्या है कि गैस पास नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को ये दवा नहीं देनी है। अब मैं ओवरडोज ट्रीटमेंट पे आ जाती हूँ दोस्तों। मैंने आपको पहले ही बताया कि ऊपर जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसको ट्रीट करने के लिए भी दवा है, ठीक है। तो कैसे सही होगा, देखिए, एक्साइटेशन हो गया है अगर पेशेंट को तो वो हम फाइसोस्टिगमीन दे करके ठीक करेंगे। फिर अगर कन्वर्जन हो रहा है सब तो उसको बेंजोडाइजिपीन देंगे। अगर पेशेंट को टेकिकार्डिया हो रहा है तो हम उसे बीटा ब्लॉकर देंगे। यूरिनरी रिटेंशन हो रहा है तो कैथेटर लगा देंगे पेशेंट को, तो यूरिन आराम से पास हो जाएगा। माइड्रियासिस की समस्या, आंखें सूख रही हैं, नींद आएगी नहीं, आंख बंद होगी नहीं, तो उस कंडीशन में पिलोकार्पिन देंगे पेशेंट को और पेशेंट को अंधेरे कमरे में शिफ्ट कर देंगे, उजाले में नहीं रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जिससे हम जो हमारे पास साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं या फिर अगर ओवरडोज हो गया है तो हम ठीक करने के लिए दे सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा आज का पूरा वीडियो था एक न्यू ड्रग फेसोटेरोडीन फ्यूमरेट के बारे में। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं, वीडियो लाइक कीजिए, और वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन या आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पे वीडियो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपने सुझाव दे सकते हैं, मैं उन्हें इम्प्लीमेंट ज़रूर करूँगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। थैंक यू।